नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूं आपका करेक्टर जी पर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बढ़िया, मतलब हमें भी अपने हौसले ऊंचे रखने होंगे ताकि हमारी उड़ान भी बहुत ऊंची हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 11 मार्च 2023। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, सलहो-तुओनु का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शंस हैं मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर। तो इसका आंसर है नागालैंड। ये हैं सलहो-तुओनु। सलहो-तुओनु नागालैंड राज्य से हैं। हाल ही में हुए नागालैंड के विधानसभा चुनाव में ये नागालैंड विधानसभा में विधायक बनकर आई हैं और अब इन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। इस तरह ये नागालैंड के इतिहास में पहली महिला मंत्री बन गई हैं। अब नागालैंड की विधानसभा में 2 महिला विधायक हो गई हैं। इनसे पहले 2 महिला विधायक हो गई हैं। दूसरी कौन हो गई? ये सलहो-तुओनु। और इनसे पहले कौन महिला विधायक बनी थी? तो वो बनी थी हेकानी जखालू। हेकानी जखालू विधायक चुनी गई थी। ये दोनों एनडीपीपी पार्टी से संबंध रखती है, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी से संबंध रखती है, जो नागालैंड की प्रमुख पार्टी है। अब देखिए, लगभग नागालैंड में 1963 से, जैसे अगर मान लेते हैं कि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो 60 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी महिला विधायक नहीं चुनी गई थी। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला विधायक चुनी गई और 2 महिला विधायक एक साथ चुनी गई थी, जिनमें से एक जो है वो कैबिनेट मंत्री भी चुन ली गई। तो ये अपने आप में मतलब इतिहास रचा गया इनके द्वारा। एक महिला विधायक बन चुकी हैं और एक कैबिनेट मंत्री बन चुकी हैं। ठीक है, बात करेंगे नागालैंड की। तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। मुख्यमंत्री नेफ्यू, राज्यपाल ला गणेशन। नागालैंड 2022 में पहली पेपरलेस विधानसभा बन गया था। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सारामती माउंटेन या पहाड़ सारामती यहाँ पे है। अगला प्रश्न, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमांडर बनकर किस महिला अधिकारी ने इतिहास रचा है? ऑप्शंस हैं गीता राणा, रश्मि शुक्ला, शालिजा धामी, अवनी चतुर्वेदी। तो इसका आंसर है गीता राणा। यह है गीता राणा। अगर अदर ऑप्शंस देखें तो रश्मि शुक्ला जो हैं वो SSB की महानिदेशक बनी है, SSB की महानिदेशक। कर्नल गीता राणा पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो पहली महिला अधिकारी जो कि फील्ड वर्कशॉप की कमांडर बन गई है। ठीक है, एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमांडर बन गई है। और ये वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में EME में कर्नल के पद पर नियुक्त हैं। अब EME क्या होता है? EME है द कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। यह भारतीय सेना की एक हथियार और सेवा शाखा है। और अगर अच्छे से समझें तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? हाँ, ये करोड़ों गलत लिखा गया है, ये गलत लिखा गया। इसका प्रमुख कार्य है उपकरणों और हथियारों की डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, ट्रायलिंग और इंस्पेक्टिंग है। मतलब जो भी हम लोग हथियार बना रहे हैं उसकी डिज़ाइन कैसी होगी, उसको हम लोग डेवलप किस हिसाब से करेंगे, फिर उसको इंस्पेक्ट करेंगे सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, परीक्षण करेंगे, फिर उसका ट्रायल करेंगे। ये सब काम जो होता है ये होता है यहाँ पे EME द कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो यहाँ पे ये कर्नल के पद पर हैं गीता राणा। और अब इनको एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप है उसका कमांडर बना दिया गया है। अगर बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो हाल ही में किसने प्रित्जकर पुरस्कार 2023 जीता है? ऑप्शंस हैं बालकृष्ण दोषी, डेविड चिपरफील्ड, डेविड एटनबरो, रॉबर्ट स्टीफंस। तो इसका आंसर है डेविड चिपरफील्ड। ये है डेविड चिपरफील्ड। डेविड चिपरफील्ड के द्वारा प्रित्जकर पुरस्कार 2023 जीता गया। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है। ठीक है, आर्किटेक्चर का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ये चिपरफील्ड है। डेविड चिपरफील्ड नागरिक वास्तुकार, शहरी योजनाकार हैं। इन्होंने 100 से अधिक परियोजनाओं पर कार्य किया है। अब देखिए, क्योंकि ये आर्किटेक्चर हैं तो 100 से अधिक परियोजनाओं पर कार्य किया है। जैसे कि भवन का निर्माण करना, चाहे वो शैक्षणिक भवन हो, राजनीतिक भवन हो, संग्रहालयों का निर्माण करना। तो इन्होंने 100 से अधिक परियोजनाओं पर अपना योगदान दिया है, इसीलिए इनको ये प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया। प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान होता है
और भारत से कौन है जिनको ये मिल चुका है प्रित्जकर पुरस्कार, तो वो हैं बालकृष्ण दोषी। ये भारतीय हैं बालकृष्ण दोषी, जिन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है। ये भारत में बहुत ही प्रख्यात वास्तुकार हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में त्रिपुरा के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? ऑप्शन है माणिक साहा, कॉनराड संगमा, नेफ्यू रियो, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा माणिक साहा। ये है माणिक साहा। अदर ऑप्शंस देखते हैं। कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री, नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री। हाल ही में त्रिपुरा में हुए विधानसभा के चुनावों के आधार पर माणिक साहा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा, ठीक है, दूसरी बार बनने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। त्रिपुरा में कुल विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। यहाँ पे स्टेटस रिपोर्ट दी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, टोटल 60 सीट है। ये टोटल 60 सीट है। इसमें से भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 32 सीटें जीत ली थी, मतलब बहुमत प्राप्त कर लिया था। और भारतीय जनता पार्टी ने, ये जो एक पार्टी है जिसने एक सीट जीती है, ये वाली पार्टी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT, इसके साथ गठबंधन किया था नागालैंड में। तो कुल 33 सीट जीती थी। तो मुख्यमंत्री यहाँ के माणिक साहा बन चुके हैं। बात करेंगे त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के माणिक साहा। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे क्या है? क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क। क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क। और अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा ट्रोपेक्स 2023 क्या है? TROPEX, ट्रोपेक्स 2023 क्या है? ऑप्शंस हैं भारतीय नौसेना का जहाज़, भारतीय नौसेना का अभ्यास है, अंतरिक्ष उपग्रह है कोई, या फिर बम वर्षक हथियार है। तो इसका आंसर क्या है? भारतीय नौसेना का अभ्यास है ये ट्रोपेक्स 2023। देखिए लिखा है ट्रोपेक्स 2023 इंडियन नेवीज लार्जेस्ट वॉर गेम एंड्स आफ्टर 4 मंथ्स। ट्रोपेक्स 2023 भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा अभ्यास या फिर वॉर गेम है। चर्चा में क्यों है ये? क्योंकि अब जो ये अभ्यास चला आ रहा था लगभग 4 महीने से, उसका समापन हो गया। ट्रोपेक्स 2023 का समापन हो गया। इसका आयोजन नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक किया गया, लगभग 4 महीने। 4 महीने की अवधि में यह अभ्यास कहाँ कहाँ हुआ था? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और सहित हिंद महासागर। तो मतलब एक तरीके से भारत के मतलब जो 3 साइड से समुद्र से घिरा है, उन तीनों में। इस पूरे अभ्यास में सी विजिल और एम्फेक्स, ये दोनों भी एक एक्सरसाइज होती है, ठीक है। देखिए ट्रोपेक्स एक एक्सरसाइज हो गई। आप उसके 2 और पार्ट मान लीजिए, उसके जो अंडर ही हैं। एक है सी विजिल जो कि तटीय रक्षा अभ्यास है, कोस्टल एक्सरसाइज है। और एक है एम्फेक्स। एम्फेक्स मतलब ज़मीन और जल अभ्यास, जिसमें भारतीय सेना भी आएगी और नेवी वाले भी आएंगे। तो ये 2 अभ्यास और होगा इसके अंतर्गत। ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म क्या है? थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, ठीक है। इस अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना और तटरक्षक सेना ने भाग लिया, तीनों ने भाग लिया, है ना। ट्रोपेक्स अभ्यास लगभग 70 नौसेना जहाज़, 6 पनडुब्बी, 75 से अधिक विमान के साथ संपन्न हुआ। तो ये देख लीजिए कितना मतलब बड़ा एक्सरसाइज रहा होगा ये। 70 नौसेना जहाज़, 6 पनडुब्बी, 75 से अधिक विमान। मतलब ये डाटा हम लोग को याद नहीं रखना है, मतलब कितना बड़ा एक्सरसाइज रहा होगा। और इसका शायद एक और ऐसा था आई थिंक कि लगभग 5000 स्क्वायर मील पूरा समुद्र का एरिया कवर कर लिया गया था इस एक्सरसाइज के द्वारा। तो मतलब बहुत बड़ा एक्सरसाइज था। और बात की जाए हमारे भारतीय नौसेना की, तो नौसेना की स्थापना हुई थी 1632 में। अभी अध्यक्ष कौन है फिलहाल? एडमिरल R हरि कुमार। और आदर्श वाक्य क्या है नौसेना का? शम नो वरुणः, शम नो वरुणः। अगला प्रश्न, हाल ही में शी जिनपिंग ने कौन से कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति का पद संभाला है? ऑप्शंस हैं दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें। तो आंसर है तीसरे। शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बन गए हैं। ये CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से संबंधित हैं। ये माओ त्से तुंग या फिर माओ त्से तुंग का ये दूसरा नाम था माओ जेडोंग। माओ त्से तुंग या माओ जेडोंग के बाद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति पद को संभाला है। और 2018 तक क्या था एक्चुअल में? 2018 तक चीन में राष्ट्रपति बनने की सीमा थी 2 कार्यकाल तक,
कि आप 2 कार्यकाल तक 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन 2018 में इन्हीं की सरकार के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो शी जिनपिंग की चलती है, उन्हीं के द्वारा ये नियम चेंज कर दिया गया 2018 के बाद कि नहीं, अब इसका ऐसा है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो गया, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, चाहे फिर वो उसके रिटायर होने तक हो या फिर उसकी मृत्यु तक क्यों ना हो, वो चीन का राष्ट्रपति बना रह सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है। तो ये इनके द्वारा नियम चेंज कर दिया गया था। और चाइना में तो खैर कुछ भी हो सकता है, पूरा एक तरीके से निरंकुश राजतंत्र ही है वहाँ पे। तो अगर बात की जाए माओ त्से तुंग की या माओ जेडोंग की, तो इनको आधुनिक चाइना का पिता कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं, क्योंकि लगभग 1949-50 की बात है, इन्हीं के द्वारा साम्यवादी आंदोलन चलाया गया था और वो बहुत ही सक्सेसफुल आंदोलन था इनका। तो इसलिए इनको चाइना का भी पिता कह सकते हैं। इन्हीं को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC का संस्थापक माना जाता है, चाइना का संस्थापक माना जाता है। तो इनका रोल बहुत बड़ा है माओ जेडोंग का। अच्छा, वैसे इनका एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको ब्रश करना और नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब ये काम की बात नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि बिल्कुल भी ये ना कभी ब्रश करते थे और नहाते भी बहुत कम थे। तो खैर ये तो चाइना के हैं ही वैसे भी, है ना। अगर बात करें चीन की, तो राजधानी है चीन की बीजिंग, यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, यहाँ की नदी है यांगटीसी और बांध बना है 3 गॉर्जेस डैम। तो देखिए नदी जो है यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है। और वर्ल्ड में तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है, तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी। दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, ठीक है। और जो यांगटीसी नदी है वो एशिया में सबसे लंबी नदी है, दुनिया में तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पे देखिए एक बांध लिखा है 3 गॉर्जेस डैम, है ना। तो ये बांध जो है ये भी बना है यांगटीसी नदी पर, और 3 गॉर्जेस डैम जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम माना जाता है, ठीक है। अब अगर देखते हैं यहाँ पे ये चाइना का मैप है, तो ये चाइना का मैप है, ये हमारा इंडिया यहाँ से यहाँ तक हो गया, मान लेते हैं यहाँ से ऐसा कर देते हैं, ये हो गया इंडिया। अब ये जो चाइना का मैप है यहाँ पे हम लोग देखें, अगर इसको हम लोग डायगोनली अगर ये कट करें, ऐसा ऐसा कट कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर इसको ऐसा टेढ़ा हम लोग कट करें, तो ये जो ईस्ट साइड का पार्ट है, पूर्वी पार्ट जो है, यहाँ पे चाइना की 94% आबादी रहती है, 94% आबादी अकेले इस पार्ट में रहती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने चाइना को बनाया है कुछ ऐसा है। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे लगभग 43% लैंड है, पूरी ज़मीन का अकेले 43% लैंड यहीं पे है। और बाकी जो ये पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पे 6% आबादी रहती है, क्योंकि ये रहने लायक है ही नहीं जगह, ना वहाँ पे समतल ज़मीन है ना कुछ सही से है, इसलिए जो मेन आबादी रहती है वो इसी पूर्वी साइड पे रहती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के द्वारा भारत को निसार उपग्रह सौंपा गया है? निसार उपग्रह सौंपा गया है। ऑप्शंस हैं फ्रांस, अमेरिका, रूस, चाइना। तो अगर इसका फुल फॉर्म हम लोगों को पता है तो ये आंसर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। फुल फॉर्म क्या है देखें, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो क्या आ गया शुरू में? एन से नासा, नासा मतलब अमेरिका, ठीक है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को निसार उपग्रह सौंप दिया है। उपग्रह को अमेरिका के C-17 विमान से बेंगलुरु में उतारा गया। मतलब जब उपग्रह वहाँ पे रेडी हो गया नासा के द्वारा, तो फिर उसको अमेरिका का एक था C-17 विमान, वहाँ से लाया गया इंडिया में, और इंडिया में बेंगलुरु में उतार दिया गया। बेंगलुरु में क्यों उतारा गया? क्योंकि बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है, पहुँचाना तो वहीं पर इसरो में, है ना। अब अगर बात की जाए निसार की, तो निसार सैटेलाइट है क्या? नासा इसरो स्पेस अपर्चर रडार, ठीक है। तो देखिए नाम से तो एक चीज़ ये समझ में आ जाती है कि ये नासा और इसरो का कोलैबोरेशन है, दोनों का जॉइंट, एक तरीके से जॉइंट वेंचर है कह लीजिए। उसके बाद नासा और इंडिया द्वारा 2014 में इसकी परिकल्पना की गई थी कि ऐसा एक उपग्रह बनाया जाए। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से बना हुआ, ठीक है। इसका कार्य क्या है? सॉरी, इसका कार्य क्या होगा? पृथ्वी का मानचित्रण करना, भूकंप, सुनामी आदि के लिए डेटा उपलब्ध कराना। उपग्रह को देखिए, ये अभी क्या हुआ है कि नासा ने उपग्रह को रेडी किया, अब भेज दिया गया वो इंडिया में। अब इंडिया में उसके ऊपर और
मतलब देखा जाएगा कि उसमें और क्या किया जा सकता है। उसके बाद अभी चल रहा है 2023, फिर उपग्रह को 2024 तक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रक्षेपित करने में भी समय है, तो देखिए 2014 में इसकी परिकल्पना की गई थी, लेकिन 2024 तक इसको प्रक्षेपित किया जा रहा है। अगर बात की जाए इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। तो ये सभी चीज़ें हम लोग को याद होनी चाहिए, एक भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए इसमें से। अगर बात करें नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी इसको 1958 में, और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ऑप्शंस हैं विद्या देवी भंडारी, रामचंद्र पौडेल, सुभाष चंद्र नेम्बांग, पुष्पदहल प्रचंड। तो इसका आंसर है रामचंद्र पौडेल। ये आपको दिख रहा है बहुत हंसता खिलखिलाता हुआ सा चेहरा, तो ये है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। इनके अपोज में कौन खड़े हुए थे, विरोध में? तो वो थे ये सुभाष चंद्र नेम्बांग। अब रामचंद्र पौडेल से पहले राष्ट्रपति कौन है, मतलब वर्तमान में कौन है जो इनको राष्ट्रपति का पद सौंपेंगी? तो वो है विद्या देवी भंडारी। और एक ऑप्शन बच गया पुष्पदहल प्रचंड, तो ये वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। ये विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। इनकी पार्टी का क्या नाम है? नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ये नेपाल के तीसरे क्रम के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है, तीसरे क्रम के। बात करें अगर नेपाल की राजधानी है काठमांडू। पीएम प्रधानमंत्री पुष्पदहल प्रचंड, और यहाँ पे पर्वत है एवरेस्ट। देखिए जो एवरेस्ट पर्वत है जो एवरेस्ट पर्वत है वो नेपाल में भी आता है और चीन में भी आता है, दोनों की सीमा में आता है। यहाँ पे नेपाल था करके मैंने लिख दिया। तो एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है पूरी दुनिया का, 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है। देखिए ये है नेपाल नेपाल में देखिए, ये पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एकमात्र नेपाल ही एक ऐसा देश है जिसका झंडा जो है वो कुछ ऐसा है। जितने भी हम लोग झंडे देखते हैं उसका शेप कैसा रहता है? ये ऐसा रेक्टेंगल, है ना। आयत के आकार में हर देश के झंडे का आकार होता है, लेकिन नेपाल के झंडे का ये शेप ऐसा है, ये ऐसा करके, है ना। तो ये थोड़ा अलग है, मतलब पूरी दुनिया में सबसे अलग नेपाल का ही झंडा है, ठीक। ये आ गया हमारा अंतिम क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये मैंने सही सुमेलित करने के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन छांटा है, और वो इसलिए है क्योंकि ये जो यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड पे त्यौहार लिखे हुए हैं, पर्व लिखे हुए हैं दक्षिण भारतीय राज्यों के, और राइट साइड पे दक्षिण भारतीय राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। अब ये जो त्यौहार हैं, योशांग, अट्टुकल पोंगल, हॉर्नबिल, ये सब मतलब हाल फिलहाल में ही हुए हैं, ठीक है। ये दो तो देखिए हाल फिलहाल में हुए ही हैं, योशांग और अट्टुकल पोंगल। बाकी मैंने इसलिए ले लिया था कि इसको हम लोग करंट का ना पढ़ के एज अ स्टैटिक जीके हम लोग इसको ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। तो हम लोग को याद तो रहेगा ही फिर ये जीके के नाम पे। तो देखिए योशांग जो है ये है मणिपुर राज्य का, ठीक है। अट्टुकल पोंगल ये कहाँ का है? तो ये है केरल का। हॉर्नबिल जो है ये है नागालैंड का, और पोंगल जो है ये है तमिलनाडु का। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पोंगल जो है ये है तमिलनाडु का, लेकिन पोंगल, और ये भी यहाँ पे भी लिखा है पोंगल या पोंगला होगा, जो भी है, लेकिन सेम देख के तमिलनाडु नहीं टिक करना है। अट्टुकल पोंगल जो है वो केरल का है, ठीक है। और योशांग जो है ये मणिपुर का हो गया। हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। तो थैंक यू, ये था आज का वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।